नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज आपको उच्च न्यायालय के बारे में बताऊंगा, हाई कोर्ट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रहा, वो देख लीजिएगा आप लोग। और बहुत सारी बातें जो हैं जो इसमें जानेंगे, जितने भी एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वो सभी महत्वपूर्ण बातें इसमें देखेंगे। हाई कोर्ट की स्थापना जो है अंग्रेजों के शासनकाल में भी हुआ रहा है 1862 में। कब? 1862 में। ठीक है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जो 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, वहाँ पास किया गया था। ठीक है। और आपको सुप्रीम कोर्ट में भी बताया कि अंग्रेजों के समय में भी सुप्रीम कोर्ट रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है ना। तो आप देख लीजिएगा वहाँ पास। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला जो है यहाँ पास लिखा है गठन, नियुक्ति, योग्यताएं, शपथ, कार्यकाल, वेतन, त्यागपत्र, अवकाश, पदच्युति, मतलब पद से हटाया जाएगा कैसे, और बाकी ये बात। तो एक एक बातों पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ये जो है गठन। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। तो ये देखिए, आइए गठन। गठन में ये बातें लिखी गई हैं कि हाई कोर्ट के जो गठन होगा उसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के आवश्यकता के अनुसार अन्य न्यायाधीश होंगे। एक क्या होंगे? एक जो होंगे मुख्य न्यायाधीश होंगे और बाकी जो होंगे अन्य। ठीक है, अन्य न्यायाधीश। इनसे मिलके जो है वो हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। ये बात है। हर राज्यों में अलग अलग है। सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या अगर हाई कोर्ट में देखा जाए तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है ना, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, वहाँ पास केस भी ज़्यादा आते हैं, वहाँ है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है ना यहाँ पास। और वर्तमान में जानेंगे कि 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, 25 हाई कोर्ट है। 1 जनवरी 2019 से जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है वो काम करने लगा है। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए एक ही हाई कोर्ट रहा, हैदराबाद हाई कोर्ट। तो वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो 25 है। ठीक है, सॉरी, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है तो 25 है वर्तमान में। और उच्च न्यायालय का जो देखेंगे हम किस भाग में उल्लेख है तो इसका भाग 6। संविधान में 22 भाग है, उसके भाग 6 में उल्लेखित किया गया है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है तो 214 से लेके 231 तक। ठीक है, 214 से लेके 231 तक जो है वो किसका उल्लेख मिलता है? उच्च न्यायालय के जो बातें हैं वो बातें लिखी गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद, ये भाग टोटल अनुच्छेद 395 है और भाग 22 है। उसका ये छठवां भाग में ये हाई कोर्ट का उल्लेख है। 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में, ये ध्यान रखे रहना। आगे आते हैं नियुक्ति। तो इन जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है? ठीक है, तो जजों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पे? तो जो वहाँ के राज्यपाल हैं, जिस राज्य में अगर नियुक्ति की जाती है, मान लीजिए मध्य प्रदेश के राज्य में नियुक्ति की जा रही है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, या एक न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की, तो उस राज्य के राज्यपाल से जो है सलाह ली जाएगी और जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी। उसके बाद जो है जजों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, मान लीजिए मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे उनसे परामर्श लेंगे और एक किससे अनुमति लेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उनसे। तो फिर जाके नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। योग्यताएं क्या है तो देखेंगे 10 वर्ष तक जो है 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहे हों। ठीक है, और पहला जो है ये दूसरा हो गया, पहला भारत के नागरिक हों। ठीक है, दूसरा 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहे हों, या 10 वर्ष तक जो है किसी हाई कोर्ट में वकालत किए हों।
वकालत किए हों। ठीक है, या लगा है ना, या ये वाला तो होना ही चाहिए भारत का नागरिक, लेकिन या तो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे रहे हों या जज रहे हों, या फिर 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किए हों, एक हाई कोर्ट या अन्य हाई कोर्टों में। ये ध्यान रख रहना। मान लीजिए 5 वर्ष एमपी में कर रहे हैं, 5 वर्ष छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं, दोनों मिला के 10 वर्ष हो गए तो भी। तो ये इनकी योग्यताएं हैं। अब आते हैं शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जो होंगे राज्य के राज्यपाल। मान लीजिए यूपी के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है, तो यूपी के राज्यपाल जो है उनको शपथ दिलाएंगे। मध्य प्रदेश में की जाए तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे। ये बातें ध्यान रख लेना। यहां पास जो है राज्यपाल आपको यहीं बस दिखेंगे, यहां जो है ये राज्यपाल बस यही दिखेंगे, बाकी जगह हर जगह राष्ट्रपति दिखेंगे आपको। कार्यकाल कितना है? तो कार्यकाल तो 62 वर्ष तक, मतलब वो जब भी आए वो 62 वर्ष तक जज के पद पे रह सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ये ध्यान रख लेना कार्यकाल। ऐसे यहां नहीं होता कि 5 वर्ष कार्यकाल, 10 वर्ष, ये नहीं होता। ठीक है, उनके उम्र के ऊपर रहता है कि 62 वर्ष तक वो रह सकते हैं, ये ध्यान रख लेना है। हालांकि 65 वर्ष प्रस्तावित है, लेकिन अभी पास नहीं हुआ है। प्रस्तावित है मतलब उसको किया नहीं गया है। तो वर्तमान में कितना 62 वर्ष तक रह सकते हैं वो। वेतन कितना है? तो वेतन जो है ये संसद तय करती है। कौन? संसद। ठीक है, वो तय करेंगे वेतन। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अवकाश ग्रहण, ठीक है, तो ये जो देखेंगे आपको ये अवकाश ग्रहण को मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, क्योंकि त्याग पत्र तो हो ही गया है। पदच्युति या फिर पद से हटाया जाना, तो पद से हटेंगे कैसे? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है, प्रक्रिया से ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे। महाभियोग की प्रक्रिया में बता दिया था आपको कि ये जो संसद है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, मैं चाहता तो यहां पर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भी लिख सकता था, लेकिन वेयर एक्ट में देखेंगे आप तो ऐसे ही लिखेगा। ठीक है, पहले राष्ट्रपति होंगे, फिर उनके बाद राज्यसभा, फिर उसके बाद लोकसभा। तो इसलिए मैं क्रम से ही बता रहा हूं। ये से मिलकर संसद बनती है। अब महाभियोग की प्रक्रिया इनके ऊपर हटाने की यहां से चालू हो सकती है, यहां से चालू हो सकती है। 2/3 बहुमत से पास कर देंगे तो फिर उनको हटाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया ना, महाभियोग वर्ड सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। इनके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया। उसके बाद जो है अब आते हैं अनुच्छेद। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसको थोड़ी समझेंगे। यहां लिखा है अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो यहां पास आप देखेंगे कि 224 में उच्च न्यायालय के बारे में बात, 214 में उच्च न्यायालय के बारे में किया है। आप देखेंगे यहां पास 124 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। इसमें आप 90 जोड़ेंगे तो 214 आ जाएंगे, ये हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। ये बातें कहां कही गई हैं? यहां पर। किस आर्टिकल में? 214 में। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है 129 में है अभिलेख न्यायालय का, वैसे जो है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। हाई कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं वो अभिलेख के रूप में रख लिए जाते हैं, लिखित में रख लिए जाते हैं, और वो जो है उनके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो जो है इनको फॉलो करते हैं, इनके हिसाब से ही वो फैसले करते हैं। क्योंकि ये जो फैसले देंगे तो वो कानून का रूप धारण कर लेगा नीचे वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होंगे वो जो है ये देखेंगे कि हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया था, तो उसी के आधार पर ये फैसले करते हैं। ये जो है एक अभिलेख के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक ईयर बुक निकलती है,
उसमें जो है जितने भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होंगे, जैसे 2020 के जितने भी होंगे फैसले, इसको लिपिबद्ध करके रख लिया जाएगा, वो 21 में रिलीज होगी। ठीक है, तो वो जो है इधर हाई कोर्ट का भी है कि इसमें जितने अभी हाई कोर्ट होंगे उनके जो है फैसले होंगे, उनको एक एयर बुक में बना के निकाल दिया जाएगा। तो वो जो है नीचे वाले जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके हिसाब से वो फैसले करते हैं। हिसाब से क्या मतलब, उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में ये काम करते हैं, क्योंकि देख के ही वो चीज़ें करते हैं कि अगर हम ये फैसला देते तो हाई कोर्ट ने तो पहले इसको ऐसा कर दिया है। तो ये चीज़ें जो है ये अभिलेख के रूप में रख लेते हैं। मैं उसमें भी उदाहरण दिया था कि आप देखे होंगे कि जो वकील लोग हैं वहाँ पास देखे होंगे बहुत बुक रहती है, सब एक ही जैसे बुक दिखती हैं। वो क्या है, वही तो ईयर बुक है, ठीक है ना, जो वर्ष में एक बार निकलती है। तो ये ध्यान रख लेना आपको। आगे उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालयों का गठन तो आपको बता चुका हूं कि राज्यों में उच्च न्यायालय होंगे, ठीक है ना। ये गठन की बात लिखिए, ये गठन कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 216 में ही लिखा है, ठीक है। 216 में ही उच्च न्यायालयों का गठन की बात की गई है यहां। उसके बाद जो देखेंगे, ये जो मैं बातें यहां बताया ना, मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों से मिलकर उच्च न्यायालय का गठन होगा, ये बातें जो है 216 में लिखी हैं। अनुच्छेद, अब मेन इंपॉर्टेंट इधर छोड़ दीजिए, ये 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब बात समझिएगा, इसको मिटा देता हूं यहां से। यहां लिखा है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मान लीजिए कि किसी उच्च न्यायालय में जो है 20 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश नहीं है, या तो छुट्टी में गए हैं या तो किसी कारणवश इस्तीफा दे दिए, वो पद खाली है। तो अब इसी में से जो है एक किसी को जो है वो क्या करेंगे, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे, ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन हां, बाहर से नहीं, उसी उच्च न्यायालय से। मान लीजिए एमपी हाई कोर्ट का है, ठीक है ना, एमपी हाई कोर्ट का मामला है, तो एमपी हाई कोर्ट में मान लीजिए ये मुख्य न्यायाधीश इस्तीफा दे दिए या फिर जो भी करिए, ठीक है, वो छुट्टी में है। तो यहां से जब तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन काम करेगा, यहां से एक आ जाएंगे, यहां हो जाएंगे और यहां पास 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इन्हीं को बोलेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। तो इनका उल्लेख 223 में किया गया है और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। आपको हर जगह राष्ट्रपति दिखेंगे, सिर्फ एक ही जगह यहां दिखेंगे, रिट, ठीक है। रिट जारी करने का अधिकार, आदेश जारी करने का इनको अधिकार दिया गया है 226 में। और वही रिट जारी करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया। तो ये रिट जारी कर सकते हैं 5 प्रकार के, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, ठीक है, एक और भी है, मैं बार बार भूल जाता हूं। तो 5 हैं, आप देख लीजिएगा, 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं ये। अनुच्छेद 227, ठीक है, 227, तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। आपको बताया था ये जो है सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो यहां पास मान लीजिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, तो जो अधीनस्थ न्यायालय है मध्य प्रदेश के, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं एमपी के, उनका अधीक्षण कर सकते हैं, वो जांच कर सकते हैं। ये ध्यान रख रहिएगा, वो हाई कोर्ट के पास ये पावर कहां से दी गई है, वो 227 में, ये ध्यान रख रहिएगा। अब जो है अनुच्छेद 231, यहां लिखा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। मान लीजिए एक राज्य एक हाई कोर्ट, ठीक है, एक राज्य एक हाई कोर्ट, उनके कई खंडपीठ भी हैं, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के जो है आप देखेंगे उसकी खंडपीठ है, 2 खंडपीठ बनाई गई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। तो यहां पास आपको देखना है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ही उच्च न्यायालय की स्थापना, एक ही ना, एक। जैसे पंजाब,
पंजाब, हरियाणा के लिए कौन से? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो ये क्या है? एक या एक से अधिक राज्यों के लिए जो है आप देखेंगे तो ये है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि इनके लिए एक हाई कोर्ट, इनके लिए एक हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। मतलब एक या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये उदाहरण था। तो ये जो अनुच्छेद मेन है वो आपको मैं बता दिया यहाँ। इसके बाद आते हैं उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां कह सकते हैं। यहां पास दिख रहा है आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऐसे मामले जो डायरेक्ट कहां आते हैं? हाई कोर्ट में आते हैं। जैसे मौलिक अधिकार से संबंधित कोई मामला है तो हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो अगर हाई कोर्ट आता है तो ये जो है, ये देखेंगे आप, इसके क्या है? इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं। उसके बाद जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। ऐसे मामले जो कह सकते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, वहां से फैसला हुआ, कोई पक्ष, दो पक्ष हैं, मान लीजिए ए बी, ए के पक्ष में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब जो है ये असंतुष्ट हो गए, ये कहां चले जाएंगे? हाई कोर्ट में। तो इनका जो है अपीली क्षेत्राधिकारिता भी इनके में। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, तो ये जो है कोई मान लीजिए विधानमंडल कोई ऐसी विधि बनाती है जो संविधान से हटके है, संविधान से हटके है या फिर जो कानून है उससे अलग है, तो देखेंगे कि अगर वो विधि बना देते तो उसको कैंसिल कर सकता है, उसको जो है पुनरावलोकन कर सकने का पावर जो है वो भी हाई कोर्ट को दिया गया है। मान लीजिए आरक्षण का मुद्दा है, मान लीजिए एमपी के मुद्दे पे है, तो अगर देखेंगे कि आप जो है ओबीसी को यहाँ पर 27% आरक्षण, पहले 14% था, फिर 13% बढ़ा, फिर 27% हो गया, 27% हो गया, लेकिन ये आरक्षण का जो दायरा है वो 50% को क्रॉस कर गया है। देखा जाए तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो आरक्षण होता है वो जो है आप 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन यहाँ पास जो है इसके आधार पे जो है वो 50% से ज़्यादा आरक्षण हो गया। ये मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो अब जो है इसमें जो है वो न्यायालय जो भी फैसला दे, क्योंकि उस पर टिप्पणी तो नहीं कर सकते हम क्योंकि कोर्ट में मामला है, तो उस पर जो भी फैसला दें तो वो जो है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार हुआ, क्योंकि वो उन पर विचार कर सकते हैं कि जो ये मामले, ये जो आरक्षण बढ़ाया जा रहा वो सही है कि गलत है, ये कोर्ट तय करेगी। ये हाई कोर्ट कर सकते हैं, इनके पास भी है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। देखेंगे 13 अनुच्छेद 13 और 137 वो दिख जाएगा। यहाँ पास देखेंगे 226, उसमें भी ये चीज़ें फैसला कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, तो ये जो हाई कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में भी है। यहाँ पास बता चुका हूँ 215 में। अभिलेख न्यायालय का मतलब यही है कि जो भी उनके फैसले होते हैं उनको लिपिबद्ध करके रख लिया जाता है, और जो भी उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं वो फैसला जो देते हैं उनको ध्यान में रख के ही देते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई फैसला नहीं देते कि उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि सीधी बात, जब हाई कोर्ट फैसला ऐसा दिया है तो फिर वो नीचे वाले उनके विरोध में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट उनके विपक्ष में दे सकती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके विपक्ष में विपक्ष में जो है उनके मतलब उनके आदेश का खिलाफ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जो भी वो फैसला या निर्णय दिए हैं उनको अमान्य नहीं कर सकते। उसके बाद जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, मैं आपको बता चुका हूं कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन कोई करता है तो वो जो है हाई कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, और ये फिर बातें वो उनकी रक्षा करेंगे। तो ये रहा पूरी चीज़ें, क्योंकि 226 के तहत जो रिट निकालते हैं वो भी ध्यान रख रहेगा, यहाँ पास आपको दिख जाएगा। अगर मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन किया है, जैसे मान लीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति को थाने में बंद कर दिया गया है, ठीक है, उसको 24 घंटे तक थाने में ही रखा गया, 24 घंटे से ज़्यादा तक समय तक रखा गया है। तो ये जो है मौलिक अधिकारों का उसका उल्लंघन हो रहा है कि भैया कि 24 घंटे तक आप क्यों, क्योंकि आपको जो है थाने में पेश करना है, सॉरी न्यायालय में पेश करना 24 घंटे के अंदर, लाने ले जाने के समय को छोड़ के। तो 24 घंटे तक थाने में बैठा कर रखें। जब थाने में बैठा कर रखें तो उनके सगे संबंधी या जो भी जाके न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है कि वो 24 घंटे से ज़्यादा बैठा रख सकते हैं, और फिर जाके न्यायालय यही फैसला देगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगी कि आप जो बंदी है उसको सशरीर जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए, अन्यथा आपके ऊपर कार्यवाही होगी। तो ये चीज़ें मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी है। तो ये चीज़ें रही हैं यहाँ। तो
यहाँ पर जो है जो उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी मामले हैं वो हमने इसमें समझा दिया है। पूरी चीज़ें गठन, नियुक्ति, योग्यताएं, शपथ, कार्यकाल, वेतन, त्यागपत्र, पदच्युति। पदच्युति मतलब पद से हटाया जाना। और ये संबंधित आर्टिकल है, भाग 6 में है, अनुच्छेद 214 से 231 तक है। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ये इनके क्षेत्राधिकार हैं। तो जितने भी बातें थी इम्पोर्टेंट इसमें हाई कोर्ट में, वो सारा कवर करने के लिए देखे हैं हमने। तो यहाँ पास जितने भी रहे हैं वो चीज़ तो मैं बता दिया हूँ। बाकी आप लोग जो भी छूट गया होगा, अगर लगे कि ये चीज़ें बतानी चाहिए आपने नहीं बताया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।